हेलो दोस्तों। फाइलें तैयार कर ऋचा बॉस के केबिन में पहुंची तो पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। ओह, लगता है जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी मुझे, सोचते हुए ऋचा बॉस के घर चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटे को पढ़ा रहे थे, उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। लेकिन डैडी, मैडम ने दूसरे तरीके से समझाया था जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफ़ी देर तक दोनों की बात सुनने के बाद ऋचा से रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है, इसे इस तरह HCF निकाल कर करेंगे। पलक झपकते ही ऋचा ने सवाल हल कर दिया। हाँ, मैडम ने बिल्कुल ऐसा ही तो सिखाया था। ओजस खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। आप यहाँ कैसे? उदय ने डैडी से बॉस की भूमिका अख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थी, मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गए। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फाइलें चेक करवा कर ऋचा जाने लगी तो उदय बोल उठे, मैथ्स अच्छी है आपकी? जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में थी तो मैथ्स ही पढ़ाती थी और विषय भी पढ़ाती थी मैं, पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा से उत्साहित ही हो बोलते समय ऋचा ने यह सोचा ही नहीं था यह आत्म प्रशंसा उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप ओजस को 1 घंटे मैथ्स पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना, बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त कहाँ? ऋचा फंस गई थी। आप जो फीस लेंगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़े इतना वक्त हो गया है, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, उस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा। उदय को लगा कि वह आवेश में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, इसलिए उसने बीच में ही बात रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। ऋचा के पास स्वीकृति में गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह अपने रूममेट स्वाति के सम्मुख बिफर पड़ी। स्वाति ने उसे समझाया कि बॉस से बनाकर चलने में ही समझदारी है, जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया तो। देर तक ऋचा बड़बड़ाती रही और स्वाति उसे शांत करती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे को सहारा देती थी। 2-4 दिन चले इस क्रम में ही ऋचा के सम्मुख बॉस के घर का खाका काफ़ी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी मालिनी काफ़ी अहंकारी स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उनकी त्योरियां चढ़ी रहती थी। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऋचा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस उदय उसे जरा पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी से निर्लिप्त वे स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑफिस की फाइलों में डुबोए रखते थे। हाँ, 10 वर्षीय ओजस न केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और ऋचा से इस बारे में विचार विमर्श भी करता रहता था। घर के उबरे खुबरे वातावरण से निर्लिप्त वह भी अपनी पढ़ाई, खेलकूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। ऋचा की उससे अच्छी बनने लगी थी, लेकिन चौथे दिन ही मालिनी मैडम ने उसे अल्टीमेटम पकड़ा दिया। शाम को ओजस का खेलने का समय होता है, आप फिर दिन में आकर पढ़ा दिया करिए। लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो वो मैं उदय से बात कर लूँगी। ऋचा के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर स्वाति के सम्मुख खिज निकालने के अतिरिक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस दिन मैडम का मूड काफ़ी अच्छा था। कल ओजस का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना। पार्टी के बाद ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। ऋचा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ओजस का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार ही नहीं कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम्स की CD पाकर ओजस खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर पर मस्त हो गया और ऋचा मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में ऋचा ने पूरा सहयोग दिया। मालिनी उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसने मेहमानों के सामने ऋचा की दिल खोल कर तारीफ की। उदय और मालिनी बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक ऋचा स्वाति को पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खींचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी तब सब समझ आ जाएगा। अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। स्वाति करवट बदल कर लेट गई तो ऋचा भी सोने का प्रयास करने लगे। उस दिन से ऋचा के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। अब वह पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों में ही ऋचा को पता चला कि मालिनी मैडम काफ़ी अमीर और प्रतिष्ठित घराने की थी, लेकिन जब बॉस एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता तय हुआ होगा। ऋचा ने कयास लगाया।
उस दिन ऋचा ओजस को पढ़ाने पहुंची तो पता चला वह स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिकोत्सव की तैयारी के कारण स्कूल की छुट्टी देरी से होने वाली थी। ऋचा लौटने लगी तो मालिनी ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऋचा ने मालिनी की नब्ज छुई तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टेबलेट देकर लौटने लगी तो मालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बातें करने का मन कर रहा है। आत्मीयता में मालिनी तुम पर आ गई थी। ऋचा उनके दिल के दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। उदय और ओजस दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल्स देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किट्टी पार्टियों में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अभिजात्य परिवार से होते हुए भी मुझे उस तरह की कोई लत नहीं है। फिर तो आपका और सर का नेचर एक जैसा है। वे भी तड़क भड़क से दूर, शांत, सीधे साधे हैं। ऋचा ने अपना मत रखा। हाँ, काफ़ी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो, ऋचा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋचा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। तुम गलत समझ रही हो, बैठो। मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या उदय उस टीचर को कभी भुला नहीं पाएंगे? कौन टीचर? ऋचा को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। उदय एक साधारण परिवार की लड़की जो एक टीचर थी को पसंद करते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता गया तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। उदय जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाएंगे, इसलिए मुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती हैं? खुद उदय ने बताया था जब हम पहली बार अकेले में मिले थे। तो आपने शादी करने से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह कि पहली नज़र में उदय जैसा सुदर्शन, सुसंस्कृत, शिक्षित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरा, मुझे लगा उदय उस लड़की के तो कभी होंगे नहीं, तो फिर किसी और के होने के बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाएं। कुछ मुझे अपने रूप और पैसे का भी घमंड था। मुझे लगा वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर ऋचा को इस प्रेम कहानी में रस आने लगा था। उदय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी जिसकी मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम्भ खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिफर उठी। बात बात पर उन्हें प्रताड़ित करने लगी, अपने पैसे का रौब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप उदय मुझसे कटने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र प्रेयसी नहीं हूँ। क्या उदय सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे? पूरी कहानी सुन लेने के बाद ऋचा का आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफ़ी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से गुजरी तो नहीं हूँ मैडम। प्लीज़ ऋचा, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयान किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए छुटमुट स्मृतियों के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो? आशा की एक किरण मालिनी की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। मालिनी ने भावावेश में ऋचा का हाथ कसकर थाम लिया तो वह अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ऋचा की व्याकुलता स्वाति से छुप नहीं सकी। ऋचा ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती स्वाति, दीदी को तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच में ओघर करूँ भी तो क्या? ऋचा की चिंता का कोई समाधान न था। ओजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसलिए ऋचा ने वहां जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही ओजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। ऋचा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबा दिया था। उस दिन ऑफिस से निकलते बहुत अंधेरा घिर आया। उदय ने ऋचा को घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी। ऋचा को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। आखिर उदय ने ही मौन तोड़ा। ओजस और मालिनी के फ़ोन आते रहते हैं, दोनों बहुत याद करते हैं तुम्हें। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। ओजस का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, उसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। ओजस को स्कूल खुलने से पूर्व यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस बार मालिनी ने बहुत दिन लगा दिए हैं, हमेशा तो जल्दी लौट आते हैं। कुछ ख्याल ही नहीं मेरा। आपको है? आक्रोश में जानने कैसे ऋचा के मुँह से निकल गया। क्या तुमने? मैं मालिनी का ख्याल नहीं रखता? सॉरी सर, गलती से।
मालिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? पिछले कुछ समय से मैं उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका अभिमान, दर्प सब कहीं खो सा गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। न कोई उपालंब, न कोई अवहेलना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग इधर वह काफ़ी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ ऋचा, कोई परेशानी है उसे? मैं उसे उदास परेशान नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उदय भावुक हो गया। तो फिर वह टीचर? ऋचा से रहा नहीं गया। कौन? शायद तुम मोना की बात कर रही हो। मालिनी ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भुला बैठा। एक दिन स्टेशन पर ही देखा था उसे। मोटियाई सी, बच्चे को लटकाए, कर्कश आवाज़ में 5 रुपए के लिए कुल्ली से झगड़ रही थी। वो भी क्या उम्र होती है ना। नई नई जवानी, नई नई खुमारी, हर सुंदर लड़की प्रेमिका नजर आने लगती है। मौसमी बुखार। थोड़े समय बाद सब उतर जाता है। आश्चर्य है, मालिनी अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो ओजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला लेता हूँ। यह ठीक सुझाया तुमने। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊँगी। कमरे में पहुँचते ही ऋचा स्वाति के सम्मुख फट पड़ी। अजीब बोर्डम, लल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? स्वाति चकित सी पूछी। अरे वही मेरा बॉस, बीवी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे से फ़ोन करके नहीं कह सकता, मालिनी डार्लिंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ऋचा, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। उदय को दरवाजे पर देख ऋचा और स्वाति के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से उदय ने ऋचा के कांपते हाथों में पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम व्यर्थ कांप रही हो। स्वाति ने ऋचा को ढाढ़स बंधाना चाहा, लेकिन ऋचा तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया तो क्या, मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं, बस मेरी दीदी के चेहरे पर मुस्कान खिलाए। अगले दिन ऋचा धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उसका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। यही सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने अपने आपके नाम यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम है? वे अपनी फैमिली को लेने गए हैं। ऋचा की सांस हलक में अटक गई। लिफाफे पर उसी का नाम था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर थे, लल्लू बोरम। ऋचा के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान खिल उठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए दिन। थैंक यू सो मच।